अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीख लें। एंड टुडे आज हम एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सीरीज़ कोई नई ऐसी सीरीज़ नहीं है जिसका आपको नहीं पता हो, बल्कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड चूंकि कोविड वाली तमाम सिचुएशंस में हमारे सेकंड ईयर में जो अब बच्चे प्रमोट हो गए उन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए थे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा से ऐसे होगा। थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, और अगर वो नॉर्मल हो रही हैं तो अब हमें फर्स्ट ईयर को अच्छे तरीके से करना ज़रूरी है। सो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स अब फर्स्ट ईयर में दाखिला ले चुके हैं और उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो तमाम चीज़ों को स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से, अच्छे नज़रिए से देखना शुरू करें और उन्हें पता लग सके कि हमारे पास बेसिक्स जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोगों ने बेसिक्स अच्छे तरीके से नहीं की तो थ्रू आउट द सेकेंड ईयर आपको तमाम ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। मैं अपनी बातों को मज़ीद लंबा नहीं करता, क्योंकि हमारे पास आज जो लेक्चर है वो बेसिक्स लेक्चर है ऑफ फर्स्ट ईयर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप इसको मेरे साथ देखते जाइए ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी बातें भी ईजिली समझ आने लग जाए, आपको ये तमाम चीज़ ईजिली इसका प्रोसेस पता लग जाए और एनिमेटेड लेक्चर क्या होता है और किस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, आपको ये सारा क्राइटेरिया पता लग जाए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ओके, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट ईयर की एक बेसिक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको साइंटिफिक प्रोसेस का बताया था। अगर मैं आपको अगेन उस एक प्रोसेस से लेकर चलूँ और फिर बताऊँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है वो यहाँ पर बच्चे स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द मेजरमेंट्स। मेजरमेंट चैप्टर बहुत इजी है, हम इसको 9th या 10th चैप्टर के बाद जो है वो रिवाइज़ करा देते होते हैं या इसको इजीली करा देते हैं, क्योंकि आपने ये चैप्टर्स जो है वो बेसिक्स अपनी तैयार रखी है। तो हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे विद सेकेंड चैप्टर विच आर द वेक्टर्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, लेकिन वेक्टर की कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया आपको बता दूँ कि हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। बच्चे, आप लोगों को यहाँ पर पता है कि जब आप फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हो, और फिज़िक्स जो है ना ये स्टार्टिंग से जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से ये तमाम चीज़ों को उसने समझना शुरू किया है, तो वहीं से फ़िज़िक्स का ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं इसके ओरिजिन में नहीं जा रहा, बल्कि मैं स्ट्रिक्टली जा रहा हूँ यहाँ पर वेक्टर्स और स्केलर्स में। तो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज़ में। और ये दो कैटेगरीज़ होती हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये तो बड़ी सिंपल है और बुक वाली डेफिनेशन है। आपको बुक के इस पेज पे यहाँ पर कहीं ये डेफिनेशन भी जो है वो मिल जाती होती है। तो हम देखते हैं कि वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है। देखें बेटा, वेक्टर्स हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें आपके पास डायरेक्शन भी होती है और इसके साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है? ये किसी भी चीज़ के नंबर को जो है वो डिफ़ाइन करती है, तादाद को जो है वो बताती है। और स्केलर इसके बरक्स क्या होते हैं जी? स्केलर आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, बल्कि उनकी डायरेक्शन जो है यहाँ पर मिसिंग होती है, नहीं होती। अगर मैं इस चीज़ को आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो आई थिंक कि आपको ये इजीली ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएगी। इमेजिन करें कि अगर आपका स्कूल या कॉलेज का पहला दिन है और आप अपनी क्लास में गए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके पास वाटर कूलर कहाँ पे है। तो आप अपने टीचर से ये पूछेंगे कि सर मुझे पानी पीने जाना है, वाटर कूलर कौन सी साइड पर है? और अगर टीचर थोड़ा सा समझदार हुआ तो वो आपको ये कह देगा कि भाई यहाँ से 5 कदम या 10 कदम की दूरी पर आपके पास वाटर कूलर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बताएगा। सो यहाँ पर वो आपको क्या चीज़ बता रहा है? यहाँ पर सिर्फ आपको एक तादाद बता रहा है कि आप 5 कदम ले लें, 10 कदम ले लें और फिर आपके पास वाटर कूलर जो है वो आ जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर इससे भी एक समझदार टीचर आपको ये कह दे कि बेटा आप अपनी क्लास से बाहर निकलें, साथ में 5 to 10 स्टेप्स भी आप लें, लेकिन वो राइट या लेफ़्ट की तरफ लें। अब ये क्या कर रहा है? अब यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड यानी तादाद के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी वो बता रहा है। तो ऐसी चीज़ जिसमें हमारे पास तादाद और उसके साथ डायरेक्शन भी बताई जाए, उन चीज़ों को हम वेक्टर्स कहते हैं। जबकि ऐसी चीज़ें जिनको हम सिर्फ़ और सिर्फ तादाद या मैग्नीट्यूड से शो करें, उन चीज़ों को हम स्केलर्स बोलते होते हैं। सो मेरे ख्याल में अब आपको ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर हम बुक के बारे में बात करें और वहाँ पर वेक्टर्स के बारे में बात करें तो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो वेक्टर्स कहलाएंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के आप इनको देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। बच्चे, रिप्रेजेंटेशंस फिज़िक्स की बुक में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और आपने थ्रू आउट रिप्रेजेंटेशंस ही पढ़नी है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किसी क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करना है, देखना है, समझना है, तो उसके लिए आपको कौन सा सिंबल जो है वो चाहिए होगा, उसके लिए कौन सी नोटेशन जो है वो आपको चाहिए ताकि आपको इसको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकें। अगर इसको मैं आपको सादा लफ्ज़ों में या सादा एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो मैं कुछ इस तरीके से बता सकता हूँ कि लेट्स सपोज आप अपने इंग्लिश में एसेज लिखते हैं और आपको ऐसे आ गया है कायदे-आज़म के ऊपर और आप कायदे-आज़म का ऐसे लिखते हो, लेकिन आप बार बार हर सेंटेंस के बाद जो है कायदे-आज़म डन दिस, कायदे-आज़म डू दिस यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा अनोइंग होता है। जबकि इसके बरक्स क्या किया जाता है कि आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, कायदे-आज़म की जगह ही यूज़ किया जाता है, द यूज़ किया जाता है, हिम यूज़ किया जाता है, ताकि ये जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आएंगे हमें पता लग जाएगा कि आप कायदे-आज़म के बारे में ही बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम वेक्टर्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं और कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि पूरे पेज में अगर आपके पास आम वर्डिंग लिखी हो लेकिन कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे वेक्टर्स यूज़ हुआ हो, आपके लिए वो आई कैचिंग हो और फ़ौरन आपको पता लग जाए कि हाँ, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है और वेक्टर ही यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिम्बॉलिकली एंड ग्राफिकली। देखें, सिंबल से निकला सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकल से निकला, मतलब एक ग्राफ में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ होता है। तो सिंबॉलिकल मेथड क्या है, यानी इसको हमने सिंबल्स देने हैं। लेट्स सपोज आप कोई भी वेक्टर लिखते हैं और वेक्टर बनाते हैं जिसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो आप उसके लिए बोल्ड फेस लेटर्स यूज़ करेंगे। बोल्ड फेस लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें नॉर्मल राइटिंग से थोड़ा सा उस लेटर को मज़ीद उभारा गया होता है, थिक किया गया होता है। और अगर आप अपनी आम राइटिंग स्टाइल में या पेपर में या कॉपी में आप बॉल पॉइंट से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वेक्टर यूज़ हुआ है आप उसको मार्कर से लिख दें, तो वो तमाम चीज़ उभर कर आपको नज़र आएगी। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर हम एक एरो हेड बना सकते हैं। तो एरो हेड से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और बोल्ड फेस लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है कि एरो हेड जो हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं, इसका एरो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए या राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए। देखें, ऐसा कुछ हार्ड टू फास्ट रूल है नहीं, लेकिन क्योंकि आप एफएससी में पढ़ रहे हैं और यू आर बाउंडेड टू यूज़ दैट नोटेशन जो आपकी बुक में यूज़ हुई हैं, तो यहाँ पर आपके पास एरो जो है वो लेफ़्ट टू राइट यूज़ होता है, तो आप भी बाउंडेड हैं ऐसा ही यूज़ करने में। और ये थ्रू आउट इंजीनियरिंग और आगे जितनी भी हायर बुक्स आती हैं उसमें ऐसा ही यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर नहीं है। क्योंकि अगर आप हायर बुक्स में देखें तो वहाँ पर ए के ऊपर एक सिंपल बार भी लग जाए वो भी वेक्टर होता है, ए के आप नीचे बार लगा दें वो भी एक वेक्टर होता है, ए के ऊपर आप स्टार लगा दें वो भी एक वेक्टर होता है, और ए के साथ अगर आप डैश लगा दें तो वो भी वेक्टर है। लेकिन आपकी बुक में अभी सिर्फ दो ही सिंबल के तरीके यूज़ हो रहे हैं। द वन विच विल बी यूज एज अ बोल्ड फेस लेटर, अगर आप बोल्ड लेटर को बोल्ड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी को आप बोल्ड लिखते हैं, बेशक आप वो कैपिटल में लिखें या स्मॉलर में लिखें, लेकिन उसका बोल्ड होना ज़रूरी है। और दूसरा मेथड ये है कि आप उसके ऊपर एरो हेड जो है वो लगाएंगे। तो इस तरीके से वेक्टर आपके पास रिप्रेजेंट होता है। दूसरा तरीका है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब है कि अब आपने वेक्टर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ हमारे पास क्या होता है जी, आम बच्चों को ग्राफ पेपर्स के बारे में पता होता है, क्योंकि आप 9-10 करके आए हैं तो आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है वो लाजमी होता है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूँ कि ग्राफ हमारे पास दो लाइंस का जो है वो कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास हॉरिजेंटल एक्स लाइन होगी और वर्टिकल हमारे पास वाई लाइन होती है। अगर हम इन एक्स और वाई एक्सेस सिस्टम में अपने वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करें तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी लेंथ मेरे पास 5 मीटर है और इसकी डायरेक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि पॉजिटिव में हमारे पास इसका एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट होगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी एक सर्टेन लेंथ है, एरो हेड इसका वहाँ पे लगेगा जहाँ पर इसकी लंबाई ख़त्म हो रही है, और यहाँ पर आपको ये ग्राफ जो है वो ईजिली नज़र आ रहा है। सो अब नहीं मेरा ख्याल कि आप लोगों को ईजिली इसकी रिप्रेजेंटेशंस या आपको वेक्टर और स्केलर में कोई प्रॉब्लम रह गया हो। आज हम इसी लेक्चर के साथ एक और टॉपिक भी इंक्लूड करने वाले हैं जिसको मैं आज यहीं पे समझाने वाला हूँ, दैट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जल्दी से देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या है। बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर।
जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये एक रेफरेंस सिस्टम है जिसमें दो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं कुछ इस तरीके से कि एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और दूसरी लाइन जो है वो वर्टिकल है। और जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आप कुछ ऐसे ड्रॉ करें कि यह एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करें, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन बोलते हैं। ये किसने हमारे पास डिस्कवर किया था? ये हमारे पास कार्टेशियन ने सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कवर किया था। तो उसने उसका नाम कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास प्लेन होता है या हमारे पास स्पेस होता है। तो प्लेन और स्पेस हमारे पास दो क्या चीज़ें हैं, इनको भी आइए अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। बेटा, अगर आपके पास दो एक्सिस जो हैं वो यूज़ हों जिसमें एक्स लाइन है और वाई लाइन है, और फिर आपके पास यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसको हम प्लेन सिस्टम बोलते हैं। जब एक्स और वाई सिस्टम आप देखते हैं तो इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे होते हैं। नंबर 1 क्वाड्रेंट जिसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारे पास जिसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जिसमें हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी हमारे पास नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपको नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इन चारों में अगर वेक्टर्स आप रिप्रेजेंट करें तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है प्लेन में। प्लेन की मैं एक और एग्जांपल भी आपको देता हूँ। लेट्स सपोज आप अपने रूम की एग्जांपल ले लीजिए, और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और मेरे पास पीछे आपको एक क्लियर स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। इस क्लियर स्क्रीन पे अगर मेरे पास कोई भी तस्वीर अटैच होगी या कोई भी वॉल क्लॉक अटैच होगी या कोई भी टीवी अटैच होगा, तो वो तमाम सिस्टम लगा हुआ है एक प्लेन में। ये प्लेन में जुड़ने को हम लोग ऐसा सिस्टम कहते हैं जिसमें प्लेन में लगा हुआ हो। और अगर आपके पास यही वेक्टर चिपके में है प्लेन के अंदर, तो हम इसको कहते हैं कि ये वेक्टर जो है वो प्लेन में डिस्क्राइब हुआ है। जबकि यही वेक्टर अगर आपके पास उभर के स्पेस में आ जाए, जैसे आप अपने रूम का सीलिंग फ़ैन देखते हैं जिसका एक अटैच सिस्टम तो आपके पास जो है वो प्लेन में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाकी प्रोपेलर जो हैं वो स्पेस में फैले हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्पेस में अब रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अगर आप वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल x की तरफ से और दूसरा एंगल y की तरफ से। लेकिन जब आप अपने वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं तब आपके पास एक अनदर क्वाड्रेंट आ जाता है जिसको हम z एक्सिस कहते हैं, और ये 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर आपके पास x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, y एक्सिस आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, और z एक्सिस इन दोनों एक्सिस के अगेन परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो कि सामने की तरफ उभरी हुई है। मैं यहाँ पर आपको एनिमेशन में इस तमाम चीज़ को शो करता हूँ और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि z एक्सिस जो है वो 3 डायमेंशनल चीज़ है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर 3 डायमेंशन में वेक्टर लगता है तो इसको 3 एंगल जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। फ्रॉम x आप अल्फ़ा कह दें, फ्रॉम y आप बीटा कह दें, एंड फ्रॉम z आप गैमा एंगल कह सकते हैं। मैं जाते जाते एक मज़ीद एग्जांपल देना चाहूँगा प्लेन और स्पेस की। लेट्स सपोज आपके पास दो सर्कल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक सर्कल ऐसा है जिसमें मैंने सर्कल शेप बनाई है और दूसरा सर्कल आपको 3 डायमेंशनल फुटबॉल शेप नज़र आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों को कह सकें कि ये कैसे रिप्रेजेंट हुए हैं, तो वो वाला सर्कल जो कि मेरे पास बिल्कुल चिपका हुआ है प्लेन है, तो वो प्लेन में रिप्रेजेंट हुआ है इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन क्योंकि 3 डायमेंशनल फुटबॉल मेरे पास एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप है, तो ये इसे मैं कह सकता हूँ कि ये 3 डायमेंशनल है और इसके लिए 3 एक्सेस जो हैं वो यूज़ हुए होंगे। आई होप आपको आज का बेसिक लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। सो हम इसको समराइज़ करते हैं। आज आपने वेक्टर और स्केलर के बारे में सीखा, आपने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखी, और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपने ये भी देखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला आप आगे जाके देखेंगे कि वेक्टर के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा, देखिएगा, अपने वीडियोस को शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से बने रहिए और इसी तरीके से सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।